हम लोगों ने विलियम के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो विलियम के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी थी, जिसमें हमने पढ़ा था विलय और विलायक को मिलाकर के विलियम बनता है। ये एक समांगी मिश्रण है। फिर हमने तनु और सांद्र की बात की, फिर हमने इनके सांद्रण की बात की। आज हमारी जो चर्चा है कि हमने पढ़ा था 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन। हम यहाँ पर इस लेसन के अंदर 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात न करके हम यहाँ पर 3 प्रकार के विलियम की बात करेंगे। 3 प्रकार के विलियम कैसे कैसे? नंबर 1 गैस द्रव में, दूसरा द्रव में, और तीसरा ठोस द्रव में। इस अध्याय में हम लोगों को ये 3, यानी कि हमको हर हाल में जो सॉल्वेंट है, अगर आप देखें, जो विलायक है वो देखें, तो वो द्रव है। हमने उसी की स्टडी इस अध्याय में करनी है। और जो प्रावस्था विलायक की है, जो प्रावस्था विलायक की है, वही प्रावस्था जो है वो हमारे विलियम की भी होगी। अब ये बात क्लियर है कि हम द्रव की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो विलियन है वो हमने द्रव विलियन की ही चर्चा करनी है। अब पहला हेडिंग हमने जब गैस द्रव में ले लिया, तो इसकी एक छोटे रूप में हम चर्चा कर रहे हैं गैस द्रव में। हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में गैस इन लिक्विड, जिसमें से सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट जो है हमारा वो द्रव है। अब अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं गैस इन लिक्विड की, जब चर्चा कर रहे हैं, तो अब ये किस बात पर निर्भर करेगा? हम गैस को घोलना चाहते हैं द्रव के अंदर, तो अगर ये घोलना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो द्रव में घुल जाए। तो कौन सी गैस ज्यादा से ज्यादा द्रव में घुलेगी? जो ज्यादा द्रवित होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्लास 11 की बात करें, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होगा, वो आसानी से द्रवित हो जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर जब ये बात आ रही थी, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? गैस की प्रकृति की बात करें, जब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उसके द्रवित होने की बात करें, इसका मतलब है अगर गैस को ज्यादा घुलना है तो वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब ये भी हम जानते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका मतलब है कि खाली विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। यदि हमारा विलायक आयनिक नेचर का है और हमारी गैस वो भी आयन से बना सकती है, तो इसका मतलब है कि दोनों की प्रकृति मिल जाएगी, आसानी से दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ये कैसी है? ये हमारी आणविक है या सहसंयोजी है, और ये भी सहसंयोजी है, तो ये आपस में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो प्रकृति पे भी निर्भर करेगा। दूसरी बात है हमारी तापमान पे। एक जनरल आइडिया हमारा ये कहता है, वैसे ये जनरल आइडिया है, कुछ इसके विपरीत या एक्सेप्शंस भी रहते हैं, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि अगर तापमान कम करते जाएंगे तो गैस की डिसॉल्विबिलिटी बढ़ती है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं जिसमें तापमान बढ़ाने पर गैस, तापमान घटाने पर भी गैस कम हो जाती है, या तापमान के बढ़ाने पर ही गैस को डिसॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है नॉर्मल, अगर हम जनरल बातें हैं, साधारण बातें हैं, तो तापमान के घटने से ही गैस की डिसॉल्विबिलिटी, गैस की घुलनशीलता बढ़ती है। अब जो तीसरा मुख्य पॉइंट है जिसको हमने इसमें चर्चा बनानी है, इसमें चर्चा करनी है, वो है हमारे पास दाब। इस पे हेनरी ने लॉ भी दिया है, जो कि हमारे इस लेसन का मुख्य पार्ट है। हम एनसीईआरटी में ही रन कर रहे हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर भी चल रहे हैं दाब की बात है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा जो है हम लोगों को जानकारी के रूप में होनी चाहिए। देखो, हम कहते हैं दाब बढ़ाते हैं, तो यानी कि अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो द्रवित होगी, और द्रवित होगी तो आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि दाब बढ़ाने पर गैस की घुलनशीलता बढ़ेगी। तो अब कह रहे हैं कि किसी गैस का द्रव्यमान किसी निश्चित विलायक के आयतन में उस गैस पर लगने वाले दाब के अनुपाती होता है। यानी किसी गैस का द्रव्यमान एक
निश्चित आयतन के विलायक में बदलता है। कब बदलता है? जब उस पर लगाया गया दाब बदलता है। तो यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटा दें तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं KH। इसका नाम है हेनरी कांस्टेंट या हेनरी नियतांक। इसको बोलते हैं हम हेनरी नियतांक। थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। हमने प्रकृति की बात कह ली, हमने जो है उसके तापमान की बात कर ली। अब हम जब दाब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक मोटा सा आइडिया देखिए। अगर आप KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, KH की वैल्यू हम लिख सकते हैं हायर द KH, लोअर will be the dissolvability of gas। जितना KH की वैल्यू अधिक होगी, हिंदी में नहीं नीचे लिख देते हैं, जितना KH की वैल्यू अधिक होगी उतना M यानी विलय की घुलनशीलता कम होगी। इसी का यूज हम जब करते हैं, हेनरी लॉ का ही यूज करते हैं जब हमारे स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं और पानी में। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि जब स्क्यूबा डाइवर जो है वो पानी में जाते हैं नीचे, तो जैसे जैसे वो पानी के अंदर गहरे जाते हैं उन पर दाब बढ़ता है, और जैसे जैसे जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं और वो उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन का प्रयोग वो करते भी हैं जो सिलेंडर में है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं, क्योंकि प्रेशर नीचे पानी में अंदर अधिक था, ऊपर आते हैं प्रेशर कम होता है, यानी कि तेजी से प्रेशर रिलीज होगा तो बीच में एयर गैप बन जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में, और उस ब्लड वेसल्स में एयर गैप बनने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको हम बैंड बोलते हैं। तो ये ब्लैंक्स पड़ जाते हैं हमारी बॉडी। तो इसका निवारण क्या है? तब हम कौन सी एयर सिलेंडर को लेकर जाते हैं जिसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं इनर्ट गैसेस से, ऐसी गैस को हम लेकर के जाते हैं। तो ये एक यूज है हेनरी लॉ का, जिसके आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में हम जो है CO2 जो है वो डिसॉल्व CO2 की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तापमान कम और दाब अधिक रखते हैं, जिससे उसके अंदर जो है वो उसकी डिसॉल्वेबिलिटी बढ़ती जाती है। अब इनमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हमने जो गैस की बात हम करें, गैस की डिसॉल्वेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि गैस जो है उसका तापमान बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं। अच्छा, बहुत कम होगा तो क्या होगा? विलायक भी अपनी अवस्था को बदलने लगेगा। तो तापमान जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। दाब का भी एक रेंज है, उस दाब का भी बहुत ज्यादा जो है वो हाई नहीं, नॉट टू हाई। तो इस तरह से कुछ बातें अगर हम नोट करते हैं तो ये हमारा हेनरी लॉ हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध